अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है डेवलपमेंटल थेरीज, जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थेरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस थेरी पे आके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आपका हर तरह का जो भी प्रॉब्लम है वो आज सॉल्व होगा, हर तरह की कंफ्यूजिंग क्लियर होगी। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च किए बगैर मिल सके। इसके अलावा डेली बेसिस एक्टिविटीज़ में आप जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके काउंसलिंग सेशन भी बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल पर आपकी बीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, बोर्ड एग्जाम्स, एसएससी एग्ज़ाम्स और अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स की 100% कामयाब तैयारी करवाई जाती है। इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी। सबसे पहले तो जीन पियाजे कौन थे? बेसिकली हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि जीन पियाजे थे कौन। जैसा कि आपको भी पता है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के फादर थे जीन पियाजे। अब जीन पियाजे वो पहला फ़र्द था जिसने जीन्स और इन्वायरमेंट को अपनी थेरीज़ में इम्पोर्टेंस दी थी। जीन पियाजे ने 1920 में यानी कि 1920 में जीन पियाजे ने एक थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो नज़रिया है वो पेश किया और अपनी थ्योरी में इसने वाज़े किया कि एक बच्चा जो है सादा रिफ्लेक्सेस से लेकर अडल्ट होने तक पेचीदा जो मूवमेंट्स हैं उनकी स्टेज किस तरीके से वो तय करता है। पियाजे का कहना है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है इसके स्टेजेस बिल्कुल सीढ़ियों की तरह होती हैं जिनमें एक कंटिन्यूटी पाई जाती है। और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके लिए इसने कहा कि जिस तरह से एक बटरफ्लाई जो है अपनी डेवलपमेंट के स्टेजेस में लार्वा, प्यूपा और फिर सुंडी तक पहुंचती है और इसकी जो तरतीब है वो हमेशा यही रहती है, इनमें से कोई भी स्टेज छोड़ी नहीं जा सकती। इसी तरह से हर अगली स्टेज पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। बिल्कुल उसी तरह डेवलपमेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इसके स्टेजेस भी एक एक करके तय किए जाते हैं। और पियाजे के अकॉर्डिंग जो इन्फेंट है यानी कि शेर ख्वार है उसकी सोच अडल्ट की सोच से वाज़ेह तौर पर डिफरेंट होती है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो बालिगों की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है उसकी डिफरेंट स्टेजेस पर ये कंसिस्ट कर रहा होता है। इसलिए बच्चों की सोच का अंदाज़ जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो लेकिन बेवकूफ़ नहीं होते, अहमक नहीं होते, इडियट्स नहीं होते। और पियाजे कहता है कि उम्र और एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ बच्चे की जो कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस है और अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है उसमें भी इजाफा होता चला जाता है। बेसिकली पियाजे के 3 बेटियां थी और इसने ज़्यादातर तजर्बात जो थे वो अपनी बेटियों के ऊपर किए थे। तो चलें जी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे पियाजे ने, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा से मुराद अशिया की, चीज़ों की ज़हनी तस्वीर, मेंटल इमेज है, जिसे अक्स भी कहा जाता है। पियाजे कहता है कि स्कीमा एक्चुअली हमारी इंफॉर्मेशन की बेसिक यूनिट्स हैं, हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। स्कीमा वो अमूमी कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर कायम होते हैं और ये पास्ट एक्सपीरियंसेस को मुनज़्ज़म करते हैं और फ्यूचर के एक्सपेरिमेंट्स के लिए ना सिर्फ ये बैकग्राउंड का काम देते हैं बल्कि कोग्निटिव डेवलपमेंट का एक ढांचा स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। स्कीमा चीज़ों के बारे में बहुत ही सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड जो तसव्वुरात हैं उन पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। अब पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा पहले जो है वो सिंपल स्कीमा बनाता है और फिर स्लो कॉम्प्लिकेटेड स्कीमा बनाने लग जाता है। सेकंड हमारे पास आ रहा है ऑपरेशन। ऑपरेशन होता है किसी चीज़ को रिपीट करना। बच्चा जब किसी स्कीमा को जहनी तौर पर, मेंटली तौर पर दोहराने के, रिपीट करने के काबिल हो जाए तो इसे ऑपरेशन कहा जाता है। यहाँ ऑपरेशन से मुराद मेंटल एक्टिविटीज़ हैं। अब स्कीमा के जो है वो 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास असिमिलेशन है और अकोमोडेशन है। ठीक है, स्कीमा के 2 होते हैं जिसमें असिमिलेशन है और
अकोमोडेशन है। सबसे पहले तो हमारे पास आ रहा है असिमिलेशन। अब असिमिलेशन क्या होता है कि बच्चा जब पहले से मौजूद स्कीमा में नई इन्फॉर्मेशन शामिल करता है तो उसे असिमिलेशन कहा जाता है। इवन के बने बनाए स्कीमा में मफहूम के एतबार से उसमें वुसअत पैदा होती है और नए नए एक्सपेरिमेंट से ये अमल तेज़ होने लग जाता है। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड द असिमिलेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है कि नई इंफॉर्मेशन की वजह से पुराने स्कीमा में कुछ चेंजेस करना पड़े तो इसे अकोमोडेशन कहा जाता है। यानी कि पुराने स्कीमा में कुछ चेंजेस करके, कुछ इजाफा करके उसमें तरमीम करने का जो अमल है वो अकोमोडेशन कहलाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट की अब जो मेंटल इमेजेस हैं इन दोनों की मदद से की जाती है। आप साइकोलॉजी के बारे में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं और सारी इन्फॉर्मेशन जो है साइकोलॉजी के स्कीमा में जमा हो रही होती है तो ये क्या होता है, ये अकोमोडेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आई होप सो कि आपको इनकी समझ आई है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेजेस आ रही हैं। अब 4 स्टेजेस थी बेसिकली कोग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस। अब पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बयान की थी। इन स्टेजेस की तरतीब हमेशा यकसा है, एक है। किसी भी स्टेज को ना तो हम लोग छोड़ सकते हैं और ना ही इनकी तरतीब को आगे पीछे कर सकते हैं। और ये जो स्टेजेस होती हैं ये प्रीवियस स्टेजेस से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं क्योंकि जो पिछली स्टेजेस हैं उनकी बुनियाद पर ये कायम होती हैं। इन स्टेजेस को बचपन के स्टेजेस के हवाले से भी बयान किया जा सकता है। ठीक है जी, सबसे पहले तो हमारे पास आ रही है, फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। According to Piaget theory, at 18-month children begin to understand that symbols can represent object. This expand on the concept of object permanence. ये स्टेज पैदाइश से लेकर 2 साल तक या आप कह सकते हैं कि 18 मंथ्स तक जारी रहती है, इसलिए इसे इन्फेंसी की स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज में बच्चे की जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, इसके अलावा सेंसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो वहाँ तक महदूद रहती हैं। बच्चे के जो स्टार्टिंग स्कीमास होते हैं वो सेंसरी और मोटर जो न्यूरॉन्स होते हैं उन पर कंसिस्ट कर रहे होते हैं। बच्चा शुरू में तो रिफ्लेक्सेस के काबिल होता है, जो सिंपल रिफ्लेक्सेस होते हैं उनके काबिल होता है, लेकिन स्लो उससे जो इरादतन मूवमेंट्स होती हैं वो भी उससे होने लग जाती हैं। बच्चा इन मूवमेंट्स को लुत्फ़ अंगेज़ी के लिए, इंजॉयमेंट के लिए इसको रिपीट करता रहता है। इस स्टेज के लास्ट तक बच्चा अपने जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अपने अमाल होते हैं उनको रिपीट करके देखता है कि इससे क्या रिज़ल्ट्स निकला है या इन मूवमेंट्स का असर कैसा होता है। ठीक है, सेकंड चीज़ ये कि जो इन्फेंसी की है, इन्फेंसी में बच्चा सिर्फ उन चीज़ों के स्कीमा बनाता है जो कि उसके सामने मौजूद होंगी, जो कि उसके सेंसेस में मौजूद होंगी, यानी कि जिसको उसने देखा होगा, सुना होगा, टच किया होगा। अब जो चीज़ें नज़रों के सामने नहीं होंगी बच्चा उनका स्कीमा नहीं बना सकता। स्कीमा क्या था? मेंटल इमेजेस थी, हमारी सेंसरी बिल्डिंग ब्लॉक्स थी, बेसिक यूनिट्स थे। ठीक है, तो क्या है, जो चीज़ें नज़रों के सामने नहीं है तो बच्चा उनकी स्कीमा नहीं बना सकता। बट वाई? बिकॉज वो चीज़ें जो सामने मौजूद नहीं हैं उनके साथ वो इंटरेक्शन अभी नहीं कर सकता। इवन कि वही स्कीमा बन सकता है जिसके साथ उसका इंटरेक्शन हुआ हो, जिसको उसने देखा हुआ हो एक बार। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस उम्र में बच्चा नज़र ना आने वाली जो चीज़ें हैं या एक्टिविटीज़ हैं उसकी ज़हनी तस्वीर बनाने के काबिल नहीं होता। अब इस स्टेज पर बच्चे की जो सोच होती है उसका मतलब होता है अमल, यानी थिंकिंग इज़ डूइंग। बच्चा इस स्टेज के लास्ट तक जो चीज़ें होती हैं, ओझल होती हैं या जिनको बच्चे ने देखा नहीं होता, उनकी इमेजेस, उनके इमेजिन करने के काबिल हो जाता है। इस स्टेज को पियाजे ने ऑब्जेक्ट परमानेंस का नाम दिया, यानी कि इस स्टेज के लास्ट तक बच्चा ये समझ लेता है कि हर शय, हर चीज़ नज़रों से गायब होकर गायब या ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि उसका वजूद जो है वो कायम रहता है। इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि बच्चा जब अपने खिलौनों को, अपनी टॉयज़ को, अपनी चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दे तो इसको क्या कहेंगे? इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस कहेंगे। So that is called object permanence and it is called the sensory motor stage. नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी स्टेज आ रही है? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ मैंने पिक्चर भी ऐड की है कि बच्चा जब अपने खिलौनों को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, ठीक है,
या चीज़ों को मुंह में डालना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको आप ऑब्जेक्ट परमानेंस का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज आ रही है। प्री ऑपरेशन स्टेज को देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द पियाजे दिस स्टेज अकर्स फ्रॉम द एज ऑफ 2 to 7 years. In the pre-operational stage, children use symbols to represent word, images and ideas, and which is why children in this stage engage in pretendly the child learns reversibility and conservation। ठीक है जी। अब इसमें प्री ऑपरेशन स्टेज कहते हैं कब्बल अमली दर्जा, और ये सेकंड स्टेज है और इसमें से पीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। अब ये जो स्टेज है ये 2 से 7 इयर्स पर कंसिस्ट करती है, ठीक है, और इसलिए इसे आप प्री ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। जो पिछली स्टेज थी उसके लास्ट तक बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस सीख चुका होता है। इसके बाद बच्चा ये जानने लगता है कि चीज़ें अपनी जो शनाख्त है वो बरकरार रखते हुए अपनी जो शेप है वो बदल लेती हैं। इस तरह वो कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी के प्रिंसिपल्स को सीखता है। ठीक है, बच्चा ये जान लेता है कि एक गिलास पानी अगर जग या किसी बर्तन में डाला जाएगा तो वो कम नहीं हो जाता, लेकिन उसकी शेप बदल जाती है। तो ये क्या हो गया, ये कंजर्वेशन हो गया, ये हो गया कंजर्वेशन आपके पास। ठीक है, ये कंजर्वेशन हो गया। बच्चा ये भी जान लेता है कि चीज़ों को दोबारा पहली हालत में भी वापस लौटाया जा सकता है, तो ये हमारा रिवर्सिबिलिटी हो गया। यानी कि जग से पानी दोबारा ग्लास में डालेंगे तो ग्लास भर जाएगा। कागज़ से बच्चे को समटाइम एरोप्लेन बनाकर दिखाया जाता है तो वो हैरान हो जाता है, लेकिन पेपर को जब दोबारा से खोल के अनफोल्ड किया जाए तो वो तब भी हैरान हो जाता है। लेकिन जब वो कागज़ को फोल्ड करना और खोलना सीख जाता है तो इस कॉन्सेप्ट को वो समझ लेते हैं कि ये कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी है, ये कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी है। ठीक है, आई होप सो कि आपको कंजर्वेशन और रिवर्सिबिलिटी की समझ आई होगी। अगर आपको नहीं आई तो अभी ही इस कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको अगेन गाइड किया जाएगा। इस स्टेज पर बच्चा अलामात को समझने लगता है, इसलिए वो ड्राइंग, बहाना साजी और कम्युनिकेशन के काबिल भी हो जाता है। वो जो प्रीवियस उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, उनको दोहरा सकता है, नकल उतार सकता है। बच्चे जो होते हैं वो चोर, सिपाही, गुड़िया घर, टीचर, डॉक्टर या मरीज़ वगैरह का जो फ़र्जी खेल खेलते हैं, ये खेल उसी तसव्वुर की अक्कासी करता है। ठीक है, अब इसमें बच्चा जो है ना यहाँ पर सेंट्रेशन का अमल भी सीखता है। इस मरहले पर बच्चा चीज़ों की दर्जाबंदी करते वक्त, उनकी प्लानिंग करते वक्त, उनको तरतीब करते वक्त उनकी सिर्फ़ एक खूबी, उसकी एक पहलू या एबिलिटी को, सलाहियत को मद्देनज़र रखता है। तो पियाजे ने इसको सेंट्रेशन का नाम दिया। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल के बच्चा जो है टायर्स पे चलने वाली, मूवमेंट करने वाली हर चीज़ को गाड़ी कह देता है। ठीक है, हर चीज़ को जो उसको पहियों के ऊपर, टायर्स के ऊपर चलती हुई नज़र आएगी वो उसको गाड़ी कह देगा। दूसरी चीज़ इसमें है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म में क्या होगा कि इस स्टेज तक बच्चा क्योंकि दूसरों के नुक्ता नज़र से नहीं सोच सकता, लेकिन वो हर चीज़ को अपनी ज़ात के हवाले से देख रहा होता है, पहचान रहा होता है, तो इस अमल को ईगोसेंट्रिज्म कहा जाएगा। यानी कि वो अपने नुक्ता नज़र से हर चीज़ को देखता है, तो ये क्या हो गया, ये ईगोसेंट्रिज्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज आ रही है, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 years old. By the age of 7 the child begins to examine objects from 2 or more angles. This is called decentration। यानी कि इस स्टेज में क्या होता है कि ये स्टेज 7 से 11 years old तक कंसिस्ट करती है। इसे आप वस्ती बचपन भी कह सकते हैं, ठोस अमली दर्जा भी कह सकते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज भी कह सकते हैं। अब 7 इयर्स की उम्र तक बच्चे चीज़ों को 2 या 2 से ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे जांचने लग जाते हैं। इसे क्या कहा जाता है, डिसेंट्रेशन कहा जाता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स की वजह से उसको पहचानने लगते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहता है कि दूध मीठा भी है, दूध अच्छा भी है, ठंडा भी है और मज़ेदार भी है। तो क्या हो गया, ये डिसेंट्रेशन है, यानी एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट्स इसमें आ गए। फिर वो क्या करते हैं कि ये जो मेरा खिलौना है, ये मेरी कार है, गाड़ी है, ये सख्त भी है, बड़ी भी है, रेड कलर की भी है और भारी भी है। यानी बच्चा साइज़, उसकी शेप, उसकी लंबाई जैसे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनको समझ लेता है।
अब इस स्टेज पर बच्चे को सोच विचार के लिए तमाम स्टिमुलेशंस की ज़रूरत नहीं होती। वो मौजूद और गैर मौजूद यानी कि जो चीज़ उसके सामने है, जो चीज़ उसके सामने नहीं है, उन चीज़ों के बारे में भी वो रीज़निंग कर सकता है। अब आपने मुझे ये बताना है कि वो कौन सी स्टेज थी जिसमें बच्चा जो चीज़ उसके सामने मौजूद है तो ही उसके वो स्कीमा बना सकता है, लेकिन अगर उसके सामने मौजूद नहीं है तो उसकी स्कीमा नहीं बना सकता। ये आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर अब कमेंट सेक्शन में देना है। इसके ऊपर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अभी तक वो जो है इस स्टेज में वो सादा जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे काम ले रहा होता है, लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के आखिर तक बच्चा जो होता है वो रीजनिंग समझने लग जाता है। फॉर एग्जांपल के ऊपर नीचे, फलां से बड़ा है, सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है, ये चीज़ें भी वो समझने लग जाता है। सो डैट इज़ कॉल्ड द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट हमारे पास 4 एंड लास्ट स्टेज आ रही है। ठीक है, हम तरतीब के हिसाब से चल रहे हैं। पहले हमने सेंसरी मोटर स्टेज डिस्कस की, फिर हमने प्री ऑपरेशनल डिस्कस की, थर्ड पे हमने कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज डिस्कस की। अब हम डिस्कस करें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को बज़ाब्ता अमली दर्जा भी कहा जाता है। इसमें क्या होगा, स्टेज ऑफ ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट टिपिकल बिगनिंग अराउंड एज 11 और 12 कैरेक्टराइज्ड बाय द emergence of logical thinking processes, ठीक है, and the ability to understand theories and abstract ideas and predict possible outcomes of hypothetical problems। ठीक है, ये स्टेज जो है ये 12 इयर्स की एज से स्टार्ट होती है। इसे आप तख़ीरी बचपन भी कह सकते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कह सकते हैं, बाज़ाब्ता अमली दर्जा भी कह सकते हैं। अब इस स्टेज पर बच्चे की जो फ़िक्र होती है वो सिंबॉलिक हो जाती है और इसके अलावा कॉन्क्रीट हो जाती है। ठीक है, वो बेहतर रीजनिंग के काबिल हो जाता है। उसमें फ़र्ज़ी जो ताक़लात होते हैं, रीजनिंग होती है, वो बनाने की सलाहियत पैदा हो जाती है कि इससे क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ी अमकानात होते हैं, बहस करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती। ठीक है, सेकंड जो चीज़ इसके अंदर आ जाती है कि ये जो स्टेज होती है कोग्निटिव डेवलपमेंट की, ये आखिरी स्टेज होती है और इसमें जो है अडल्टहुड से पहले ही ये जो स्टेज होती है ये मुकम्मल हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। ये वही स्टेज होती है जिसमें बच्चा जो है फ़र्ज़ी जो चीज़ें होती हैं उन पर बहस करना स्टार्ट कर देता है, रीजनिंग करने लग जाता है। मैथमेटिकल सम्स जो होते हैं जब उनको वो सोल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के दर्जे पर पहुंच चुका है। ठीक है, आप जब मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इट्स मीन कि आप फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पर हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। पहले हमने सेंसरी मोटर स्टेज में क्या डिस्कस किया था, सेंसरी मोटर स्टेज में हमने ऑब्जेक्ट परमानेंस को डिस्कस किया कि जो चीज़ों जब वो बच्चा चीज़ों को ढूंढना शुरू कर दे तो उसे ऑब्जेक्ट परमानेंस का नाम दिया जाएगा। प्री ऑपरेशन स्टेज में हमने रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन को सीखा। कंजर्वेशन यानी कि रिवर्सिबिलिटी की चीज़ों को दोबारा से पहले वाली हालत में भी लौटाया जा सकता है, और कंजर्वेशन यानी कि चीज़ें जो हैं वो बदल नहीं जाती, कम नहीं हो जाती, लेकिन उनकी शेप चेंज हो जाती है। इसके अलावा हमने प्री ऑपरेशन स्टेज में डिस्कस किया इगोसेंट्रिज्म को, सेंट्रेशन को। ठीक है, सेंट्रेशन यानी कि वो एक खूबी या पहलू को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को देखता है, और इगोसेंट्रिज्म यानी कि अपनी ज़ात के हवाले से सोचता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज उसके बाद हमने डिस्कस की जिसमें हमने डिसेंट्रेशन को देखा, यानी कि वो एक या एक से ज़्यादा पॉइंट्स को समझने लग जाता है, यानी कि दूध मीठा भी है, ठंडा भी है और अच्छा भी है, मज़ेदार भी है। फिर लास्ट स्टेज में हमने फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज को डिस्कस किया जिसमें वो रीजनिंग के काबिल हो जाता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काबिल हो जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको इसके ऊपर अगेन गाइड किया जाएगा। इसके अलावा अच्छा सा कमेंट कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू।